इस वीडियो के अंत तक हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीका से इस ऑब्जेक्ट को गेम में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड कीज के मदद से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें जब मैं ए प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से जब कभी भी, तो ये लेफ्ट की ओर और डी प्रेस करने पर राइट की ओर ये मूव होता है। तो इस तरीका से आप ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं आज की इस वीडियो में। आप जानते हैं कि किसी भी गेम में शुरुआत से ही हम लोग जब अपने ऑब्जेक्ट को, अपने किसी भी गेम के हिस्से को कीबोर्ड से या फिर स्क्रीन से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गेम बनाना हम लोग अपने स्टेप में चले जा चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को यदि मोड़ना है तो डी, और यदि लेफ्ट मोड़ना है तो ए पर प्रेस करना होगा, और इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके से बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से आप मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इनके कंट्रोल को आप अच्छा से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। कल तक हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि जब कभी भी प्ले पर बटन पर क्लिक किया जा रहा है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पर रोल करके या कहे टॉर्क के साथ ये जो है मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड के मदद से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जब कभी भी इसे प्ले किया जा रहा है तो ये मूव कर रहा है आगे की ओर, यानी फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रोल करते हुए जा रहा है, ये स्लाइड करते हुए नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर रिजिड बॉडी में कॉन्स्टेंट्स में जाइए और यहाँ फ्रीज रोटेशन एक्स एक्सिस के लिए चेकआउट कर दीजिए। जैसे आप ये करते हैं फिर प्ले पर क्लिक करते हैं, तो हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट वो स्लाइड करते हुए बिना रोल किए ये सीधा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जिस तरीका से गेम वगैरह में देखते हैं, उसी तरीका से यहाँ भी वही हो रहा है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से स्लाइड कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं हो रहा है। तो इस तरीका से हम लोग ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप इस कॉन्स्टेंट्स को बिना चेकआउट किए आप इसे स्लाइड करवा सकते हैं। इसके लिए एक सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद क्रिएट पर जाइए और उसके बाद फिजिक मटेरियल पर जाइए। यहाँ पर आप स्मूथ गोइंग इसका नाम दे दीजिए। एक्चुअली में ये फिजिक मटेरियल आपके फ्रिक्शन को कंट्रोल करेगा। आप जो भी फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत तरीका का आता है, डायनामिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप इन सारी चीजों को मतलब जीरो कर दीजिए। जैसे आप इसको जीरो करते हैं तो ये बिना कॉन्स्टेंट्स को चेकआउट किए, जैसे कि मैं यहाँ कॉन्स्टेंट को चेकआउट से अनचेक कर देता हूँ, रिजिड बॉडी, बावजूद उसके अब ये बड़ा आसानी से स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा बिना कॉन्स्टेंट्स को लॉक किए। तो इस तरीका से हम लोग फ्रिक्शन का यूज करके और इस फ्रिक्शन को हम लोगों को ग्राउंड को प्रोवाइड करना होगा। जैसे ही इस फ्रिक्शन को हम लोग ग्राउंड को प्रोवाइड किए तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या असर पड़ा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, तो ग्राउंड में, प्लेटफॉर्म में आप देखिएगा यहाँ पर स्मूथ गोइंग जो मटेरियल, फिजिक मटेरियल उस ऑब्जेक्ट को प्लेटफॉर्म को मिल चुका है। यानी कि जब कभी भी हम लोग प्ले पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बड़े आसानी से प्लेटफॉर्म पर स्मूथली मूव करेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे फ्रिक्शंस जीरो है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन का भी यूज फिजिक्स में करना सीख गए। किस तरीके से यूनिटी में इसका यूज होता है ये भी सीख गए। तो आप देख सकते हैं, जबकि हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंट्स को जो है, क्यूब की कॉन्स्टेंट्स को हम लोग अनचेक किए हुए हैं, बावजूद उसके ये स्मूथली वहां पर जा रहा था प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए उसके बाद इसे मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, इसे थोड़ा और आगे कर देता हूँ। अब प्लेटफॉर्म पर सही लग रहा है। चलिए तो एक बार फिर इसे रन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग को ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से आगे बढ़ाना होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस जेड एक्सिस में चेंजेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं इस टाइम को 2000 से 1000 कर देता हूँ, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा धीरे मूव करेगा। जैसे अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप बिल्कुल पेशेंस रख के इन सारे काम को कीजिए, वीडियो को भी देखिए, सीखिए भी। आप कुछ सीख रहे हैं, इसके लिए आप 20 मिनट 10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता इन सारी चीज़ों को सीखना। तो अब जैसे मैं वहाँ पर जो फोर्स है उसको कम किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा कॉम्पेटिवली। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ये बहुत स्पीड से मूव कर रहा था, मैं और कम करूंगा तो ये और कम मूव करेगा, ये एकदम कम कर दूंगा तो एकदम ये मूव ही नहीं करेगा। आप ऐसा चेक कर सकते हैं अपने से। तो आप देख सकते हैं कि बार बार हम लोगों को यहाँ से मतलब कोडिंग से हम लोगों को इन सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है। तो क्यों ना इस चीज को इंस्पेक्टर में जाकर के चेंज करें। इंस्पेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, वहां पर एक सेक्शन बन जाए जहां पर हम लोग वैल्यू को स्टोर करके बेसिकली वहीं से हम लोग ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड फोर्स यानी आगे जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग कंट्रोल कर सके। तो ऐसा करने के लिए मैं आपको बताऊंगा आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले फिक्स्ड अपडेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, और ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है ये भी मैंने नहीं बताया। देखिए एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के साथ मतलब फिजिक्स के एक छोटे छोटे मतलब आप समझ सकते हैं बहुत छोटे छोटे डेटाज के साथ, बहुत छोटे छोटे वैल्यू के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग टाइम के किसी भी मोशन के वैल्यू के मैग्नीट्यूड के एक छोटे से नंबर भी हम लोग के लिए काफी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए उस छोटे से भी वैल्यू जो कि उस पर इम्पैक्ट डाले, इसके लिए हम लोग डेल्टा टाइम का यूज करते हैं, डेल्टा वैल्यू का यूज करते हैं। और उस वैल्यू को हम लोग जो भी वैल्यू लेते हैं ज्यादा लेकर के हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी अपडेट ले रहे हैं, जो भी वैल्यू पुट करवा रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि डेल्टा डेल्टा आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, एरर होता है। इसमें जो भी एरर आएगा उन सारी चीजों को फिक्स करेगा। बस इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने यूनिटी को बताया है कि यहाँ पर फिजिक्स के साथ मैथ्स हो रहा है यानी गड़बड़ी हो रहा है, आप उसको उस छोटे छोटे गड़बड़ी को फिक्स करते रहिएगा। तो यूनिटी उस चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा। बस यही कारण है कि यहाँ फिक्स्ड अपडेट और यहाँ टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूज हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो चलिए मैंने बताया कि आपको बार बार उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इस जेड एक्सिस में कोडिंग में जाकर के आपको एडिट करना होगा। तो आप सीधा इंस्पेक्टर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर एक ऐसा सेक्शन बनाना होगा जहां पर आप वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए आपको वेरिएबल का थोड़ा रूल समझना होगा। तो चलिए आइए थोड़ा वेरिएबल समझते, डेटा टाइप समझते हैं सी शार्प में। यदि आपने मेरे वीडियोस पुराने देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर्स होता है जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम से। मेजरली 4 तरीका के डेटा जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। पहला होल नंबर, इंटीजर जो होते हैं, आईएनटी बेसिकली एक वैल्यू होता है, एक डेटा टाइप का तरीका होता है लिखने का जिससे हम लोग होल नंबर को स्टोर करवाते हैं। टेक्स्ट को स्टोर करवाने के लिए स्ट्रिंग, डेसिमल वैल्यू को फ्लोट और ट्रू या फॉल्स को प्रोवाइड करवाने के लिए बूल का हम लोग यूज करते हैं, बुलियन का। हम लोगों ने ये कल ही सीखा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं किसी भी वैल्यू को लिखने का सी शार्प में क्या सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आपको पब्लिक कीवर्ड यूज करना होता है, उसके बाद डेटा टाइप यूज कीजिए जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हैं, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हैं। और उसके बाद वेरिएबल नेम जो भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं और उसका क्या वैल्यू होगा आप वो डिसाइड कीजिए। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक इंटीजर आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, एक्स मानिए, उस वेरिएबल का नाम दीजिए। देखिए किसी भी सिस्टम में बहुत सारा जगह होता है, उस
एक पर्टिकुलर जगह को असाइन करवाने के लिए उसका नेम हम लोग को प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, जैसे पब्लिक इंटीजर फॉरवर्ड फोर्स, यानी कि आगे की ओर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 5। तो आप बेसिकली उस चीज को प्रिंट करवाने के लिए डिबग डॉट लॉग फॉरवर्ड फोर्स कीजिए, प्रिंट करवा देगा आपको कंसोल में कुछ इस तरीके से 5 प्रिंट हुआ दिखेगा। उसी तरीके से यदि फॉरवर्ड फोर्स में आप +1 कीजिएगा तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू जो होगा वो 6 आपको दिखाए। तो इस तरीके से डेटा टाइप और जो भी वेरिएबल्स होता है उसका छोटा सा कहानी होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं यूनिटी में। इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वापस जाइए और पब्लिक फ्लोट, आप एक फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फ्लोट इन द सेंस ये एक डेसिमल वैल्यू हो सकता है, मैंने आपको बताया डेसिमल वैल्यू होता है ये। आप यहाँ पर कुछ भी, जैसे मैं आगे की ओर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस में हम लोग जो भी नंबर लिखते हैं वो आगे की ओर लगता है, आगे की ओर फोर्स लगता है, तो इसलिए मैं इसे फॉरवर्ड फोर्स नाम दे देता हूँ, फॉरवर्ड फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ 2000 एफ, या फिर मैं ले लेता हूँ 1000 एफ, जो भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ आप एकदम इंडिपेंडेंट है कोई भी वैल्यू लेने के लिए। अब यहाँ पर बेसिकली फॉरवर्ड फोर्स के जगह आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को सीधा यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए। इस जेड वैल्यू की जगह फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पर सीधा अप्लाई कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू है वो असाइन हो चुका है। एक मतलब वेरिएबल जो है वो इंस्पेक्टर में जाके क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं यूनिटी पर जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि अब आपको कोई भी फॉरवर्ड फोर्स में जितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा आगे की ओर, आपको बार बार माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जा करके उसके सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जा करके आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं रहेगा। आपको बेसिकली वो यहाँ पर क्यूब के फॉरवर्ड फोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जितना भी फोर्स, जैसे 500 यदि आप कीजिएगा तो ये बहुत धीरे जाएगा, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 500 हम लोगों ने क्लिक किया तो ये बहुत धीरे जा रहा है। और यदि मैं और ज्यादा करना चाहता हूँ 2000 कर देता हूँ, 2000, जितना ज्यादा मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा वो उतना ज्यादा स्पीड से आगे की ओर जाएगा। देख सकते हैं। तो अब हम लोगों को कोई भी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम लोग अब बेसिकली वैल्यू को उस प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में जाकर के एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसे मुझे बेसिकली कंट्रोल करना है। मैं चाहता हूं कि मैं जैसे जे टिपूं तो लेफ्ट की ओर, है ना, जे प्रेस करूं तो लेफ्ट की ओर वो मूव करे, और एल प्रेस करूं तो राइट की ओर, या फिर ए प्रेस करूं तो लेफ्ट की ओर, डी प्रेस करूं तो राइट की ओर वो मूव करे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको बेसिकली यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करना होगा। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए इफ स्टेटमेंट में बेसिकली आपको इफ लिखना है और कंडीशन प्रोवाइड कीजिए, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके का कंडीशन रहेगा और आप फिर उसके बाद कोई कंडीशन प्रोवाइड कीजिए तो वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोग अब कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ इज जस्ट लाइक अ कंडीशन, जो आप कंडीशन दे रहे हैं, यदि ये प्रेस किया गया तो फिर क्या होगा, ऐसा। इफ इनपुट डॉट गेट की, डी पर मैं आप इसको असाइन कर रहा हूं। इफ इनपुट डॉट गेट की, यानी यदि डी प्रेस किया गया तो, इसका बेसिकली यही मतलब है। तो मैं यहाँ पर आरबी डॉट एड फोर्स मैं लिख दे रहा हूं। फोर्स जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, तो मैं यहाँ पर 200 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम इंटू 0 मैं चूज कर लेता हूँ।
अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से मूव करेगा। देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब मैं यहाँ डी प्रेस कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की ओर जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू को जो है असाइन करके कीबोर्ड के की को हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के साथ असाइन करना सीखा कि जब मैं डी प्रेस कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट राइट की ओर जा रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब बेसिकली मैं क्या करता हूं, इसी चीज को सिमिलर चीज को मैं ए के साथ भी असाइन कर देता हूं। यानी कि जब मैं ए प्रेस करूंगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ सबसे पहले मैं माइनस ले लेता हूँ कि माइनस में जाएगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो वो दूसरा जगह, और डी प्रेस कर रहा हूँ तो वो दूसरा जगह जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने गेम को बड़े आसानी से डिजाइन कर सकते हैं कीबोर्ड से सेट करके। एक बार मैं और आपको दिखाना चाहूंगा। प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, मैं डी पर जा रहा हूं, ए पर जा रहा हूं, फिर डी पर जा रहा हूं, फिर ए पर जा रहा हूं। तो ये की के अनुसार बेसिकली मूव कर रहा है। यानी हम लोगों ने कीबोर्ड की को ऑब्जेक्ट के साथ असाइन करना सीखा। तो चलिए अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड फोर्स है जिस तरीके से इंस्पेक्टर में आया है, क्या उसी तरीके से साइड वे फोर्स भी इंस्पेक्टर में आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है। हम लोगों को फिर वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फ्लोट। फ्लोट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो होगा एक बहुत छोटा सा डेसिमल तक का हो सकता है। पब्लिक फ्लोट, मैं यहाँ पर साइड वे फोर्स, क्योंकि बगल में लग रहा है तो मैं साइड वे फोर्स मैं ले लेता हूं 500F। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस साइड वे फोर्स को कॉपी करता हूं और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 200 के जगह उस साइड वे फोर्स को पेस्ट कर देता हूं और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव यूज करता हूं। इसे सेव कर लेता हूं। अब मैं यूनिटी पर जाता हूं, अब मैं क्यूब पर जाता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो डेटा मिल गया, दो वेरिएबल मिल गया है। अब बेसिकली आप यहाँ अपने अनुसार चीजों को पुट कीजिए। अब आपको प्रोग्रामिंग में वैल्यू चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे इंस्पेक्टर में उन सारी चीजों पर एडिट करके कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज 400, तो ये सही है। मैं साइड वे फोर्स ले लेता हूँ 100, साइड वे फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं फॉरवर्ड फोर्स ले लेता हूँ 600। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। देख सकते हैं साइड वे फोर्स बहुत कम लग रहा है, तो मैं साइड वे फोर्स को भी बढ़ा देता हूँ। मैं इसे 500 कर देता हूँ और इसको मैं 1000 कर देता हूँ। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत स्पीड भागेगा, मुझे दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं जल्दी से प्रेस करूंगा ए डी। तो देख रहे हैं हम लोग बड़ा आसानी से कीबोर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये प्लेटफॉर्म जो है वो तो खत्म हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो फिर किस तरीके से गेम में ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं ये सब चीज आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप मैकेनिज्म समझिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग की मदद से होती हैं। और उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, किस तरीके से वेरिएबल का काम सी शार्प में किया जाता है यूनिटी में गेम बनाने के लिए, और किस तरीके से आप इंस्पेक्टर में सारी चीजों को ला करके कंट्रोल कर सकते हैं। साइड वे फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाने में। तो मैं आपसे बस सपोर्ट मांगता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मैं यकीन मानिए बहुत ज्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके के वीडियोस को देखते रहने के लिए मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे मेहनत का आप
फल दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिलवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इसे समझने में, इसे बनाने में मेहनत लगती है और मैं खुद सारी की सारी चीज़ें करता हूँ। मैं भी सीखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, खुद से एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालता हूँ कि किस तरीक़ा से ये वीडियो आप तक पहुँचे, और आप इसे बस 30 सेकंड 40 सेकंड देखते ही नहीं हैं, बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ आप मेहनत को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।